जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस के लघु उत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने दो वीडियो बता दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। ये वीडियो आपका पार्ट 3 नंबर है। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जितने लोग अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, जो किस्मत के चक्कर में बैठे हैं कि अरे किस्मत रहेगा तो हम पास ही हो जाएंगे, तो दोस्तों उन ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, किस्मत के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी हताश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना क्योंकि किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों किस्मत के चक्कर में मत बैठिए कि हम किस्मत होगा तो पास हो जाएंगे अन्यथा फेल हो जाएंगे। दोस्तों मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वाई में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए दोस्तों इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल और अपने से आप हल करिए, ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए वाई में प्रकाश की चाल आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वाई में प्रकाश की चाल कितना दिया है? प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, किस माध्यम में? जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे प्रकाश की चाल यानी ये C बराबर आपका दिया है 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अपवर्तनांक को हम n से व्यक्त करते हैं। अगर आप n लिखना चाहो तो आप यहाँ पे n लिख दीजिए क्योंकि n की वैल्यू जो दी गई है 1.5 दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए उस माध्यम में, यानी किस माध्यम में दोस्तों? वायु के सापेक्ष, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ माध्यम में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए फार्मूला दोस्तों, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब क्या करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल क्या वैल्यू दिया है? 3 गुणित 10 घाते 8, उसको लिख दीजिए। फिर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5, ठीक है। अगर हम नीचे से दशमलव को कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक शून्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 है तो एक शून्य और लग जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और गुणित 10 घाते 8 है, 10 घाते 8 लिखे, ठीक है। अब नीचे दशमलव जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना? 15 दूना 30, 15 से 30 कटेगा तो बचे कितना? 2 और 10 घाते 8 है तो यहाँ पे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड आप लिख दीजिए, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया कैसे हल करना है? जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हल करना है, इसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जब देगा तो देगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है और सब नोट्स बनाने के बाद तैयारी भी आपने चालू कर दी है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया है लगभग में आपने सभी को तैयार कर लिया है। मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उत्पादन की क्यों है, ठीक है दोस्तों। यहां देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उत्पादन की क्यों है, मुख्य 2 कारण लिखिए, ठीक है। अब देखिए अथवा करके पूछ ले, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज कर रहे हैं, इसके 3 कारण लिखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपके 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, दोनों को आप देख लीजिए। थोड़ा वर्ड को चेंज कर सकता है तो वर्ड को आप पकड़िएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर, हम देख लेते हैं। पूछा है क्या कर रहा है दोस्तों, स्रोतों की खोज कर रहे हैं, इसके 3 कारण लिखिए, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उत्पादन की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर बोल रहा है आपके इसके 3 कारण लिखने के लिए। तो चलिए पहले कारणों को हम देख लेते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस के सीमित भंडारों का होना। ठीक है। दूसरा है दोस्तों औद्योगिकरण से उन्नत जीवन स्तर में मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आपसे 3 एग्जाम्पल पूछे, यहाँ पे 3 कारण पूछा था, सिर्फ मैंने 2 कारण बताया है। तो ध्यान दीजिए, 2 को तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम एक आपके बुक या गाइड में कहीं भी मिलेगा तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है परितंत्र क्या है, इसके 2 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। ठीक है। तो उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। किसी विशेष स्थान में पाए जाने वाले जैविक अथवा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों द्वारा निर्मित तंत्र को सामूहिक रूप से परितंत्र कहते हैं। ठीक है। जहां पे क्या होते हैं दोस्तों, सजीव और निर्जीव होते हैं, वहीं पे क्या होता है, आपका परितंत्र कहा जाता है। ठीक है। उसी को हम परितंत्र बोलते हैं। ध्यान दीजिए, किसी विशेष स्थान पर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परितंत्र कहते हैं। इतना भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है वनों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग वनों के संरक्षण में दावेदार कहलाते हैं, कारण दीजिए। तो दोस्तों इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है स्थानीय लोग का वन उत्पादों हेतु वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यो लोग सामान्यतया पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों आदि को ही काटते हैं, न कि पूरे पेड़ को। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये हरे चारे को इकट्ठा करते हैं तथा मवेशियों को चराते हैं। चौथा पॉइंट है ये वनों की सुरक्षा कर इनके संरक्षण में भी अपनी योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है। अब बहुत जल्दी ये तैयार भी हो जाएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले बताते हैं आमाशय किसे कहते हैं। आमाशय जो होता है दोस्तों लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। ठीक है। और ये किस आकार का होता है दोस्तों, जे आकार का होता है। ठीक है। अंग्रेजी के कैपिटल जे के आकार का ये होता है। ठीक है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का श्रावण करती हैं। क्लियर हो गया, ये तो आमाशय रहा। लेकिन अब इसके 3 प्रमुख कार्य आपको बताने हैं, तो चलिए 3 प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कार्य है आमाशय में पेशी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी में रूपांतरित होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आमाशय में स्रावित उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा पॉइंट है आमाशय में स्रावित जठर पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, दुग्ध, रेनिन तथा वसा का पाचन करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला कार्य है दोस्तों यकृत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है वसा संश्लेषण। ठीक है। तो वसा संश्लेषण को हम यहां पे देख लेते हैं। यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसी ऊतकों में संचित कर देता है। ठीक है। ये हो गया यकृत का पहला कार्य। दूसरा है हिपैरिन। ठीक है। तो यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्रावण करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यूरिया का संश्लेषण। ठीक है। यकृत का तीसरा क्या है दोस्तों प्रमुख कार्य, यूरिया का संश्लेषण। यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य होता है। ठीक है। तीसरा काम
यकृत का तीसरा काम क्या है दोस्तों? रुधिर का थक्का बनना। यकृत कोशिकाएं फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो अंतर पूछा है तो एक तरफ लिख दीजिए एक कोशिक, दूसरी तरफ लिख दीजिए बहुकोशिक। ठीक है, चलिए अब हम इसका डिफाइन करते हैं दोस्तों। अब इसको हम परिभाषित करते हैं, एक कोशिक को और बहुकोशिक को। तो एक कोशिक में पहले लिखेंगे, एक कोशिक जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, पहला देखिए बहुकोशिक में, बहुकोशिक जीवों में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक कोशिक में इसमें जनन के लिए कोई अलग से ऊतक नहीं होता है। ठीक है, बहुकोशिकी में दूसरा पॉइंट है, इसमें जनन के लिए अलग से ऊतक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कोशिक में, इसमें जनन केवल द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा ही हो सकता है। और बहुकोशिक में तीसरा पॉइंट है, इसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अब अंगों बोले या ऊतक बोले, यहां पे आप दोस्तों गलती मत करिएगा। अगर बोल दे समजात तथा समरूप ऊतकों के उदाहरण देकर समझाइए, या अंगों बोलेगा तो दोनों का आंसर एक ही देना है। ठीक है, अब वहां पे घबरा मत जाए, करे सर तो ये बताएं नहीं, यहाँ ऊतक दिया है वहां अंग बताएं, तो अंग और ऊतक एक ही है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, समजात एवं समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए दो प्रकार से यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैंने दोनों को यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए समजात अंग या समजात ऊतक भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए शरीर की कुछ संरचनाएं उत्पत्ति तथा मूल रचना में समान होती हैं, परंतु कार्यों के अनुसार उनकी वाय रचना में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी संरचनाओं को समजात अंग कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे पक्षियों, सरीसृपों एवं उभयचरों की भांति ही स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, यहां आप लिख दीजिएगा होती हैं या होते हैं। क्लियर हो गया? 4 पैर होते हैं। ठीक है, ये समजात अंग में हो गया। अब देखिए दोस्तों, समरूप या समवृत्ति अंग, शरीर के वे अंग जो एक समान कार्य करते हैं परंतु उत्पत्ति एवं मूल संरचना में भिन्न होते हैं, समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ और पक्षियों के पंख दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु उत्पत्ति एवं मूल रचना के आधार पर दोनों एक दूसरे से क्या है दोस्तों? भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये समरूप या समवृत्ति हो गया, और समजात तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ज़्यादा समय नहीं बचा है ताकि मैं समझा सकूँ वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो में समझाने लगूंगा तो एक डेढ़ घंटे का वीडियो बनेगा, इसलिए मैं दोस्तों शॉर्टकट में आपका डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आंसर लिखा ही गया, आप इसको तैयार कर लीजिए अपने। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सक्रियता श्रेणी में कॉपर है, कॉपर यानी Cu, सिल्वर यानी Ag से पहले स्थित है, तथा इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु अधिक क्रियाशील हो, बाद में आने वाली धातु कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देती है। अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, यानी कॉपर क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? AgNO3 से सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस बनाता है। इस प्रकार विलयन में कॉपर 2+ आयनों की उपस्थिति हो जाती है, जिनके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी नीला हो जाता है। चलिए थोड़ा अब क्रिया को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप कॉपर लीजिए, ठीक है,
उसका सिल्वर नाइट्रेट का अब क्रिया कराइए यहाँ पे दोनों में, तो क्या बनेगा, रंगहीन बनेगा, और रंगहीन क्या बनेगा, कापर नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद नीला यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, सिल्वर निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर अब कापर नाइट्रेट का आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कापर 2+ आयन होगा, और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रेट निकलेगा नीला। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका निकलेगा यहाँ पे नाइट्रेट क्या, नीला। ये रहा आपका अपक्रिया। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कापर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो उत्तर को देख लीजिए। हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कापर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, 10 का यहाँ पे आंसर हो गया, इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात मतलब लोहे की जो मिश्र धातु होती है, ठीक है, का नहीं, इसका कारण बताइए। इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। चलिए हम बता देते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, क्योंकि तांबा गर्म जल अथवा भाप से अपक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात गर्म जल अथवा भाप से अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब अपक्रिया को आप यहां पर देख लीजिए, आयरन है और ये क्या है, H2O भाप है। ठीक है, अब इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 प्लस क्या होगा, H2 यानी हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एथिल एल्कोहल के 3 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग है शराब तथा अन्य एल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में होता है। दूसरा, यह एक अच्छा विलायक है। तीसरा पॉइंट है, पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में हम क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 उपयोग पूछा था, तो मैंने 3 उपयोग यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ प्रमाण क्रमांक यानी क्या कह सके तो 17 वाले। ठीक है, प्रमाण क्रमांक 17 वाले यानी क्लोरीन, इसका प्रमाण क्रमांक 17, प्रमाण भारांक क्या है, 35 है। ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इस साल भी इसको पुटअप कर लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो पहले के। दूसरा देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। ठीक है, ये दोनों प्रकार में से कोई एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके उत्तर को देख लिए। देखिए क्लोरीन यानी प्रमाण क्रमांक 17 वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखिए क्लोरीन, और जब प्रमाण क्रमांक 17 लिखिएगा तब इसको मत लिखिएगा, और आप प्रमाण क्रमांक 17 वाले मत लिखिएगा, तो सिर्फ लिखिएगा प्रमाण क्रमांक 17 क्लोरीन, फिर प्रमाण भार 35 से लिख दीजिएगा। ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2,8, क्या होता है 7, चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोष सम्मिलित हैं। ठीक है, तथा इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः क्या 17 क्रमांक यानी क्लोरीन 17 क्रमांक परमाणु क्रमांक वाले तत्व यानी आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में स्थित है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त पूछा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, एक बार 2 बार इसको देखेंगे और इसको अलग से लिखिए कॉपी पर, अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। तो दोस्तों एक तरफ आप लिख दीजिए अम्ल, दूसरी तरफ लिख दीजिए क्या दोस्तों, क्षार। ठीक है, तो पहले अम्ल की तरफ पहला पॉइंट देख लेते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है।
अब क्षार की तरफ आप पहला पॉइंट देख लीजिए, क्षार की तरफ पहला पॉइंट है क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों अम्ल की तरफ, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार का दूसरा पॉइंट है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों अम्ल की तरफ, ये जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, क्षार की तरफ तीसरा पॉइंट है ये जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में लघु उत्तरी प्रश्न अब समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न कराया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपका वो अच्छे से तैयार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो भी कुछ छूटा हो मुझसे वो मुझे कमेंट में बता दिया करिए, जो भी टॉपिक छूटा रहेगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।